चिराग जी, ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक की बेसिक इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। अब्बास जी, आपको डाउट है? नो सर। बेसिकली ये इक्वेशन ये कह रही है कि आपके पास, जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि पहली बात तो ये कुछ दो तीन चीजें अगर आपको समझ आ जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक बहुत आसान हो जाता है। पहली चीज तो ये कि जो लाइट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि हम लाइट को वेव भी मान सकते हैं, पार्टिकल भी मान सकते हैं। तो कुछ चैप्टर्स हमें पता है कि लाइट को हमें वेव मानना पड़ता है, और कुछ चैप्टर्स में हम पार्टिकल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये मानते हैं कि जो लाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स विच आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सिराज जी, को डाउट? नो सर। तो सर, जो फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, और जो फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। कितनी एनर्जी है इसके अंदर? वो है एच न्यू, या एच एफ लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं जिससे कंफर्टेबल है। चिराग जी, एफ क्या है? द फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यस एच क्या है? सर, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोल लीजिए, ये तो बहुत लूजली बोल दिया हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दीजिए, थोड़ा और उसको आप डिफाइन कर देते हैं। और क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, एटलीस्ट अगर आप विजिबल लाइट की बात करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज मिरर्ड बाय द कलर ऑफ द लाइट। कलर ऑफ द लाइट मतलब रेड की एक फ्रीक्वेंसी होगी, ब्लू की एक होगी, येलो की दूसरी होगी। सर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? नो नो सर। सर। क्योंकि आपने ये बोल दिया कि सर ये फोटोन है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी में ऐसे इतनी एनर्जी आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नो। सर, बातें बड़ी सिंपल सी हैं। ये सिंपल सी बातें समझ आ जाएंगी तो न्यूमेरिकल समझ आ जाते हैं, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब यहीं पर कुछ अच्छा एक और है, जब न्यूमेरिकल आप करेंगे ना तो यूनिट्स का ध्यान रखिए, यूनिट्स बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे, यूनिट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू मतलब एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल, एच का पता नहीं, और फ्रीक्वेंसी का है 1/सेकंड। तो एच का, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है जूल सेकंड। सर, कोई डाउट है इस बात पर? नो सर। नो सर। उसकी उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या है वो तो छोड़ो, सबसे पहले एक बार उसके यूनिट पे फोकस कर लो। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है वो जूल सेकंड है। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि सर अगर आपके पास ये कोई मेटल है, ये मेटल पे आपने लाइट शाइन की, क्योंकि जो लाइट है उसमें फोटॉन्स है। ऐसे मान लीजिए लूजली, वेरी लूजली स्पीकिंग, कि वो जो फोटोन है वो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, और उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो ये इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेगा। सर, नहीं समझ में आया? तो समझ आ। समझा। अच्छा, दूसरी बात ये सिंपल सी बात, एक और सिंपल सी बात ये कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, तो इंटेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है कि पर फोटोन उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सर, मेरी बात नहीं समझ आ रही है? समझा सर। वो कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। अगर लाइट की इंटेंसिटी है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी, अगर आपने ये लिया, क्या नाम है इसका, रेड लाइट ली, वो रेड लाइट आप शाइन कर रहे हैं किसी मेटल पे,
और उस रेड लाइट की आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। जब इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी पर फोटोन जो है, एनर्जी पर फोटोन वो तो कांस्टेंट है। सर बात समझ आ रही है नहीं यार? आप जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, उस वजह से नंबर ऑफ, और ऐसे मान लीजिए कि हर जो फोटोन है वो जाके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। सर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? ये ना कुछ सिंपल सी चीजें जो अगर समझ आ जाए तो लाइफ काफी कंफर्टेबल हो जाती है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि सर आपने ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ली, ये वही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, ये हमें पता था लास्ट टाइम भी हमने 2-3 लेक्चर से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब ये हुआ मिनिमम एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। सर नहीं समझ में आया? यार यहाँ ऐसे मान लीजिए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमारा वो है ना मॉडल, मेटालिक बॉन्ड का मॉडल है, केमिस्ट्री में कराया जाता है मेटालिक बॉन्ड्स, उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने रिलीज करना है, यहाँ से भगाना है, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। सर नहीं समझ में आ रहा? और भी अगर देसी एग्जांपल ले लिया जाए तो ऐसे मान लीजिए यार ये वाटर है, बिल्कुल देसी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल तभी बाहर जाएगा जब उसमें आप एक सर्टेन लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी दोगे, तभी तो बाहर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं, बैठा रहेगा वहीं। तो ये जो फाई नॉट है, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, इसी इक्वेशन से बड़ा से समझ आ जाता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी ये फैक्टर इस फैक्टर से बड़ा होगा। चिराग जी समझ नहीं आया? अगर एच न्यू फाई नॉट से बड़ा होगा तभी तो वो बाहर आएगा, या तो बड़ा हो जाए या थोड़ा सा मतलब उससे स्लाइटली लार्जर भी हो, तब भी जो आपकी ये देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि अगर एच न्यू वर्क फंक्शन से छोटा हुआ फिर तो यार काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा बिल्कुल। चिराग जी समझ नहीं आया? तो इट इज बट ऑब्वियस कि इक्वेशन आपको ये कह रही है कि सर इसको बड़ा करो। अगर इसको बड़ा कर दोगे तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फिर एक और चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इस सबके यूनिट जूल है, ये सारे एनर्जी हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है ना यार, हाफ एम वी स्क्वायर है तो इसके जो यूनिट्स हैं वो जूल ही होंगे। नहीं समझ आया? एक और हमने पुरानी इक्वेशन की हुई है, वो हमने इलेक्ट्रिसिटी जब कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब कर रहे थे तब की थी। वो हमने ये की थी कि चेंज इन पोटेंशियल या डिफरेंस इन पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। डिटेल में किया था कि यार V2 माइनस V1 किसके इक्वल होगा, कि पर यूनिट चार्ज आपको कितना काम करना पड़ेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को लेके जाने के लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से ये आ जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। चिराग जी समझ नहीं आया? तो समझ। और अगर आप यहाँ पर एक और डेफिनेशन जो क्लास 10th में भी कराई जाती है, वो ये कराई जाती है कि सर अज्यूम कर लीजिए कि जो चार्ज आप मूव कर रहे हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं समझ में आया? समझ।
और ये चार्ज की वैल्यू, अगर आप ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आप मूव कर रहे हैं, इसको कूलम में इसकी वैल्यू डाल दो, 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो यहाँ से ये डिराइव हो जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सर समझ नहीं आया? तो समझ गया। ये सर सारी चीजें इसीलिए कराई जा रही हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ ना हो, नहीं तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देखते रहेंगे, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो एक चीज तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दूसरी चीज है यूनिट्स को समझना, और तीसरी चीज है जो पुरानी कुछ चीजें समझना। तो तभी ना मैंने ये फर्स्ट 2-3 पेजेस में आपको एक छोटी सी रिवीजन करा दी। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया, ये हमेशा हैंडी रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इसने कंफ्यूजन मत रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी नजर आएगा वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होगा। चिराग जी, कोई डाउट इस बात पे? नो सर। which also means कि ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, ये इसकी तीनों टर्म्स या तो आप जूल में ले लीजिए, ये या तो जूल में ले लीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लीजिए। नहीं समझ में आया? तो समझ समझा। बट अगर एक चीज जूल में चल रही है और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है तो गड़बड़ है। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। यस सर। ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं काफी आपको सॉल्व एग्जांपल करके दे दी हैं, अब आपकी हिम्मत है आप उसको कितने को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, काफी 10-12 क्वेश्चंस किए मैंने। वही 10-12 भी अगर आप कर लेते हैं तो भी ये चैप्टर आपका तैयार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चैप्टर में ना एक लेवल के बाद थियरी समझ आनी बंद हो जाती है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप जितने न्यूमेरिकल करेंगे तो थियरी ऑटोमेटिकली समझ आनी शुरू हो जाएगी। कुछ अगर लूप होल्स रहेंगे तो न्यूमेरिकल जब आप कर रहे होंगे तो उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे। ओके, यस सर। अच्छा, फिर हमें 1-2 पुरानी चीजें चाहिए। ये तो वेव थ्योरी में हमने किया था, 9th क्लास में शुरू कर देते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू लैम्डा। सर नहीं समझ में आया? तो समझ गया। समझा। अब कुछ वैल्यूज हैं जो आपको न्यूमेरिकल करते करते अपने आप याद हो जाएगी, बट एक बार फिर भी समझ लीजिए। ये h की वैल्यू है सर 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्टैंडर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। और ये ना यार एक फैक्टर है hc/1.6 इंटू 10⁻19। ये काफी न्यूमेरिकल में यूज होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। सर बात समझ नहीं आ रही? तो समझ गया। समझा। और एक और बात याद रखिए कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻10 मीटर है। सर समझ नहीं आया? तो समझ गया। समझा। और एक ट्रिविया मैं आपको बता दूं, जो एंगस्ट्रॉम है वो एसआई यूनिट नहीं है, बट यूज होता है बार बार ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। यस सर। एंगस्ट्रॉम जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, बट क्योंकि सारा पुराना लिटरेचर उस टाइम का एंगस्ट्रॉम पे ही है तो इसलिए चलता है। ये स्कैनिंग थोड़ी सी गलत होगी, उल्टी हो गई है सारी स्कैनिंग, मैं ठीक करके डाल दूंगा। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब 1-2 बातें और समझ लीजिए सर। आपने जो सर्किट लगाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो सर्किट को अगर आप उल्टा करते हैं, मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ गया। बैटरी। आपका एक एमिटर है और एक कलेक्टर है। यस एमिटर से आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो कलेक्टर है इसको कैच कर रहा है। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। अभी इलेक्ट्रॉन हा हा हु ही करते करते यहाँ पहुंच रहे हैं बड़े आराम से, बड़े हैप्पी हैं, और कलेक्टर इनको कैच भी कर रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इसको नेगेटिव कर दें, और इतना नेगेटिव कर दें ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ तक आ ही ना सके। नहीं समझ में आया था मेरी बात? तो समझ गया। समझा। वो जो पोटेंशियल होगा उसको बोल दिया जाता है अपोजिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या जैसे भी आप बोलना चाहें। आपको लॉजिक समझ आया नहीं है? तो समझा। समझ गया। बेसिकली आप ऐसा चाहते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी,
थोड़ा बात समझिए, और यहीं पर थोड़े से नुआंसेस आपको चाहिए। आप जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है उसको चेंज नहीं कर रहे, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो तो ऐसे की ऐसी है, उसको तो आप कुछ उंगली नहीं कर रहे। बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल। समझा फिर सर। समझ गए। वो जो लाइट थी जैसे देख लीजिए, ये लाइट आप यहाँ शाइन कर रहे थे, ये जब लाइट यहाँ शाइन कर रहे थे तो ये आपकी मेटल प्लेट थी। अब ये मेटल प्लेट से क्योंकि आपने लाइट शाइन की, वो लाइट शाइन जब की तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर थे उन्होंने बाहर कूद के दूसरी प्लेट की तरफ जाना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट फिर आपने क्या किया, सारा सेटअप सेम रखा, बट आपने उंगली ये की, आपने अपोजिंग पोटेंशियल यहाँ पर लगा दिया। कितना अपोजिंग पोटेंशियल? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ तक आ ही ना सके। कहने का मतलब इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, ये जो वर्क फंक्शन है वो भी सेम है क्योंकि मेटल भी सेम है, तो चेंज क्या हो गया? ये आपने जीरो कर दिया। क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनकी स्पीड ही जीरो कर दी। बट ये क्यों हुआ? ये किस लिए हुआ? क्योंकि आपने एक अपोजिंग वोल्टेज लगा दी। सर बात नहीं समझ। फिर समझ गए। तो इस स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, वो लाइट तो तभी भी शाइन हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों स्टॉप हुए हैं? क्योंकि आपने जो वोल्टेज है वो ऐसी लगा दी है, अपोजिंग वोल्टेज ऐसी लगा दी है कि अभी इलेक्ट्रॉन इस साइड आ ही नहीं पा रहे। और फिर से मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप यूनिट्स भी ट्रैक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये जूल है क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है। अब वोल्टेज तो आपने लगा दी, वो वोल्टेज के अगर आपने जूल लगाने हैं, अगर उस वोल्टेज को अगर आपने जूल में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमें यही यूज करना पड़ेगा ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू यस इज सर। डेल्टा वी इंटू क्यू। वो डेल्टा वी इंटू क्यू जो है वो वोल्टेज इंटू चार्ज ये है, और चार्ज किसके है? इलेक्ट्रॉन का। नहीं समझ में आ रहा? तो पर फिर इलेक्ट्रॉन समझ को गए। आप रोक रहे हो, पर इलेक्ट्रॉन को आप रोक रहे हो क्योंकि ये हाफ वी स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझ में आ रहा? फिर समझ समझा गए। सभी कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? जी। तो आपने जो इलेक्ट्रॉन रोके वो वोल्टेज से रोके हैं, और क्योंकि वोल्टेज से रोके हैं तो ये वाली जो वोल्टेज जो काइनेटिक एनर्जी को जीरो बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं मिनिमम अपोजिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स। सर कंफ्यूजन है? समझा सही से समझ गए। और इसीलिए अब देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जो है ये तो बेचारा तब से ऐसे ही वेट कर रहा है क्योंकि इस साइड तो आपने कुछ चेंज ही नहीं किया, नो चेंज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इसको तो आपने ना तो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, ना आपने स्टॉपिंग क्या नाम उसका वर्क फंक्शन चेंज किया। वर्क फंक्शन तो डिपेंड करता है मेटल पे कि कौन सा मेटल आपने लिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ चेंज ही नहीं हुई। बट अब लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है कि यार आई एम सॉरी, मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बट अब राइट हैंड साइड से देख रहा है कि यार ये क्या हुआ, ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये जीरो कैसे होगी? तो फिर ये आ गया ई वी नॉट। वो बोलता है यार मेरी वजह से मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो कर दी। सर लॉजिक समझ आया नहीं है? चिराग जी समझ आया नहीं है? फिर समझ गए। तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई जिसमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अच्छा, अगर आपको यहां तक बात समझ आएगी तो एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस ही है, उसमें तो ज्यादा आपको, अगर आपने चैप्टर ठीक तरह पढ़ा है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पहले पेज पे ही वो बता देते हैं कि सर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी एक सर्टेन लेवल से तो आप एनर्जी दे नहीं पाएंगे, और क्योंकि आप एनर्जी दे नहीं पाएंगे तो कोई बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो वो फ्रीक्वेंसी जहां पर जाके पूरा फोटो इलेक्ट्रिक शुरू होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोल दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया सर? फिर समझ गए। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये अगर सिर्फ स्लाइटली मोर देन 5 नॉट है तो वहां जाके वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है, और वहां जाके वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी
वेलोसिटी मिलनी शुरू हो जाती है और उसको जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा वो किसके, उसकी इक्वेशन ये है। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो समझ आया। समझा। तो सर जब वो फ्रीक्वेंसी जिसपे जो ई वी नॉट जस्ट 0 से ऊपर जाता है वो होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं दादा, वो 0 से ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर समझ। ये जो एच न्यू है ना, यस सर। ये 5 नॉट से ऊपर जाएगा। समझ आया ओके क्या? सर समझ आया। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सर जो एच न्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेट अस अज्यूम कि कोई आपका ऐसा मेटल है जिसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेरी बात समझ आई? यस सर। यस। अब आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी यूज की है जिसमें, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे चिराग, आप चिंता मत करो, काफी सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं ओके आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। अब आपने कोई ऐसी सर्टन फ्रीक्वेंसी यूज की है जिसमें जो आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, एच इंटू न्यू को कैलकुलेट करते हो, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यस देखो सर। राइट हैंड साइड पे क्या होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको लगता है इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नो सर। तो इलेक्ट्रॉन तो तब बाहर आना शुरू होगा जब एटलीस्ट 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ समझा। आया। ये इक्वेशन ही आपको बता रही है सामने। और अभी तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ और फिर भी शायद हो सकता है 20-25% ना समझ आ रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो द फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ऐसा नहीं है कि एच न्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप मेटल पे कोई भी लाइट शाइन करो तो वो लाइट इलेक्ट्रॉन को बोलेगी ये यार अब थोड़ा सा बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, मैं नहीं हिलने वाला। जब तक आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना लेके आओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसमें आपका जो एनर्जी पर फोटोन है दैट वुड बी ग्रेटर देन द, और ऐसे मान लीजिए स्लाइटली मोर देन द वर्क फंक्शन। चिराग जी समझ नहीं आया, वर्क सर फंक्शन समझ किसका? आया। वर्क फंक्शन सर किसका? ऑफ उस पर्टिकुलर मेटल का। द मल्टीमीटर का। यस सर। अब इससे थोड़ा और समझ लीजिए कि अगर फाई नॉट उस मेटल का फाई नॉट कम है तो वो छोटी फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाएगा। सर समझ नहीं आया? सर समझ आया। यस सर। छोटी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे विजिबल लाइट है। अब विजिबल लाइट में ही कुछ मेटल्स जो हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने शुरू होंगे, क्योंकि वो बेचारे विजिबल लाइट से ही, विजिबल लाइट की एनर्जी से ही बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे मेटल्स होंगे, इसीलिए हमने चार्ट लिया था, अगर आपको याद है लास्ट टाइम हमने गोल्ड और सोडियम और वो सब डिस्कस किया था, याद है नहीं यार? यस सर याद है। अब जैसे Yes, गोल्ड ले sir. लिया, उसका अगर आपको याद होगा उस जो हम टेबल देख रहे थे उसमें जो ईवी था वो सबसे ज्यादा था। तो अब वो विजिबल लाइट से तो कुछ नहीं होने वाला, वो आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट लेके आना पड़ेगा और तब जाके वो हिलेगा। सर समझ नहीं आया? सर समझ आया। समझा। तो व्हेन आइंस्टाइन मेड दिस इक्वेशन, तो उन्होंने इस इक्वेशन में वही सब कुछ कैप्चर किया। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर इस इक्वेशन को ही याद रह जा, आपको ये इक्वेशन ही याद रह जाती है तो ये 2-3 इक्वेशन से ही आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया? समझा। सर समझ आया। आफ्टर अ सर्टेन लेवल यार थियरी इतनी समझ नहीं आती, 3-4 न्यूमेरिकल कर लो तो और अच्छी तरह समझ आती है। 3-4 तो नहीं, मतलब 10 एक न्यूमेरिकल कर लो तो आपकी जो थियरी के गैप्स हैं वो क्लियर हो जाता है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि ये भी हम क्वेश्चन में करेंगे उस टाइम, फिर फटाफट चलते रहेंगे आगे, क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि ये मैंने समझा दिया। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है। अब ये मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, और मुझे ये पता है कि c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो कई बार मैं ये जब
न्यू नॉट लिखा होगा, इसको मैं c बाय लैम्डा नॉट लिख दूंगा इज इक्वल टू फाई नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? सर समझ रहे? ओके ये ना यार 3 पेजेस हैं आपको, जो मैं ये नोट्स दूंगा तो इसमें 3 पेजेस हैं। वो 3 पेज में अगर आपको हर लाइन समझ आती है तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपको ठीक तरह प्रिंट उसका एक बार दोबारा पीडीएफ बना के दे दूंगा। उसकी उसने जो पीडीएफ बनाया ना वो उल्टा बना दिया सारा। तो हमारे पास ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारी? यहां से हमने शुरू किया था हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस, ये हमारा वर्क फंक्शन है। अब आपने पूरा तामझाम करके ये बोल दिया कि जो वर्क फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, वेयर एच नॉट न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चिराग जी समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है? सर समझ रहे? अब 2 मिनट लगाएंगे, इसको समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। ये इलेक्ट्रॉन, ये मेटल प्लेट है दादा, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो आप इलेक्ट्रॉन से पूछते हो कि कब बाहर जाएगा, वो आपको बोलेगा यार ऐसा है, मुझे ना ऐसा इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन लेके आओगे तो मैं बाहर जाऊंगा। चिराग जी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, which is captured by our previous discussion कि threshold frequency और वर्क फंक्शन में ये रिलेशनशिप है। अब आपका मूड अच्छा है, आप बोलते हो लेट अस अज्यूम कि कोई भी है, लेट अस अज्यूम वो, अब मैं सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूँ, आपने 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस पे डाली है। एग्जांपल ले रहा हूँ यार, एग्जैक्टली नहीं लेना। तो अब 400 जो है वो है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट आपका मूड अच्छा है, आप बोलते हो यार तू भी क्या याद रखेगा, मजा कर, मैं 700 हर्ट्ज करता हूँ। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई, मुझे तो 400 हर्ट्ज चाहिए बाहर निकलने के लिए। उसके बाद ये जो तेरी बाकी की 300 हर्ट्ज है, इससे मैं तुझे काइनेटिक एनर्जी दे दूंगा। सर बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? समझ रहे? वो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कैप्चर्ड बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सर बात नहीं समझ आ रही? सर समझ। सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस सर। बार बार समझिए, ये जो इक्वेशन है ना सर, ये पर इलेक्ट्रॉन चल रही है। यस नहीं समझ में आ रहा? सर समझ रहे? समझा। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, उसका इंटरेक्शन यहाँ लिया जा रहा है। तो अगर यहां तक का ज्ञान समझ आ गया होगा तो ये इक्वेशन आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो बट ऑब्वियस है। और फिर ये भी समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी रिटन एज सी बाय लैम्डा, और ये है सी बाय लैम्डा नॉट, तो ये इक्वेशन है। अब और अगर नहीं समझ आ रहा, इक्वेशन रटनी है, तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि न्यू नॉट तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यस सर। ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये क्या है? ये है जो फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर सर। समझ रहे? और ये जो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी मिल रही है एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो किससे? लाइट से, क्योंकि लाइट ही कर रही है ना। चैप्टर का नाम ही ये है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। लाइट और मैटर का इंटरेक्शन है। तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो उसका इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है यार मैं आपको काइनेटिक एनर्जी दे देता हूँ, वो ये काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है। नहीं समझ आ रहा? समझा। समझ रहे?
मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़े गैप्स रह जाएंगे तो एग्जाम्पल लेके समझ आ जाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल लेके समझ आ जाएगा, बट फाइनली 100% तो तभी समझ आएगा जब आप अपने हाथ पैर चलाएंगे। फालतू ज्ञान सुनने से आपको ज्ञान नहीं आने वाला। तो ये इक्वेशन ये बोल रही है। और मिस्टर आइंस्टाइन ने बेसिकली बात समझिए, मिस्टर आइंस्टाइन ने जो ऑब्जर्वेशंस थी उस पे जो थियरी बनाई, और थियरी के बाद एक छोटी सी इक्वेशन दे दी कि सर ये 3-4 इक्वेशन है, ये तो क्लास 12 के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे। इससे आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और इसके लिए सर को नोबेल प्राइज दे दिया। बढ़िया बात है। अब ये यहीं पर ये देखिए, यही कैप्चर हो रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विद वेलोसिटी। ये बार बार जो मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ उसको किताब में फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया है। मैं बार बार फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहता, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। अगर आप जिस जो लाइट शाइन कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहता है यार मैं नहीं आ रहा, कल आना, अपनी मम्मी को लेके आना, मैं तेरे से तो बात नहीं कर रहा। और वो सेम भी है तो भी इलेक्ट्रॉन बोलता है कि ठीक है यार अब तू बोल रहा है तो मैं बाहर चलता हूँ, और इसको ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी मान लिया जाता है। आपको जीरो नहीं मान अच्छा लगता है तो निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए। चिराग जी समझ नहीं आई? समझ है। ये 3 पेज अगर आपको समझ आते हैं तो इसके बाद फिर चीजें आसान हो जाती हैं। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, अभी हमने जो थियरी डिस्कस की है वो सॉल्यूशन इसी पीडीएफ के अंदर है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको थियरी समझ आ जाएगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है कि सर ये आपके पास सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए, मतलब वो लाइट चाहिए जिसके फोटोन में, मतलब पर फोटोन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। सर क्वेश्चन समझ आया नहीं है? क्वेश्चन समझिए, ये सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है वो ये बोल रहा है कि बेटा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो तब जाऊंगा अगर मुझे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मुझे जाके टकराएगा। नहीं तो अगर तुम लेके आए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपनी मम्मी को लेके आना, तुम्हारे से मैं बात नहीं करूंगा। Does sodium show photoelectric effect for orange light of wavelength 6800 angstrom? चिराग जी कैसे करेंगे? तो पहले हमें जो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी वर्क फंक्शन, फिर हमें h तो पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और हमें जो ये लैम्डा दिया, लैम्डा नॉट दिया, which will be the energy required for removing the electron, that will be 6800 Armstrongs. तो अभी हमें 1/, मैं आपको अभी रोक लेता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि ये लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? सो ये लैम्डा है। ये लैम्डा है, ये Yes. लैम्डा नॉट नहीं है। हमें लैम्डा है सर, लैम्डा नॉट वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकालना है। अब बात ही समझ आया? यस सर। तो अब बेसिकली आपके पास 2 अप्रोचेज हैं। अगर आई थिंक चिराग को शायद समझ आ गया है। अब आपके पास 2 अप्रोचेज हैं, या तो इससे आप निकाल लो कि इसको कन्वर्ट कर लो आप ईवी में और इससे कंपेयर कर लो, या ये ईवी लेके आप इससे निकाल लो लैम्डा नॉट और इसको इससे कंपेयर कर लो। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल? समझ रहा, जैसी आपकी इच्छा है। तो फिर एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लैम्डा में करने की कोशिश करोगे
तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। तो जैसे भी आप उसको करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। ये ना यार पुराना एडिशन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये पुराने एडिशन से है। फिर से वही बात है कि आपके इस एडिशन में 3-4 क्वेश्चन है, पुराने एडिशन में कुछ 10 एक क्वेश्चन थे, सॉल्व भी अनसॉल्व भी, सारे मैं आपको दे दूंगा, वो डंप आपको दे दूंगा। सिर्फ ये देख लीजिए कि मैंने क्या किया। तो मुझे पता चल गया कि फाई नॉट इतना है, मुझे ये मेरा लैम्डा है। चिराग समझ आ गया? यस सर। अब इस लैम्डा की मैंने एनर्जी में कन्वर्जन की एच न्यू लेके। एच न्यू क्या है? एच सी लैम्डा। तो ये देखो, अब ये तामझाम होगा पूरा। ये एच की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये है लैम्डा की वैल्यू। सर समझ नहीं आया? तो समझ समझा। और यही जो सॉल्यूशन है ना, इसमें कहीं पर मैंने आपको बताया हुआ है, वो पहले 3 पेज जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी में ना एच सी बाय मैं जो आपको बता रहा था ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसकी वैल्यू मैंने वहां लिखी हुई है, वो देख लेना। तो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। तो समझ रहा हूँ। जब भी ऐसा मतलब एच सी लैम्डा आपको देखे, सॉरी एच सी बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 देखेगा, वो वैल्यू आप डाल देना। तो अब आप इसको करते हो तो आपके पास जो एनर्जी आती है वो आती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हिलेगा किस पे? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आपकी जो एनर्जी है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। तो समझा। समझ रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपको पूरा फंडा समझ आ जाएगा। और जो कसर रह जाएगी वो आप खुद करेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा। Find the maximum kinetic energy of electrons ejected from a certain material if material's work function is 2.3 electron volt and frequency of the incident radiation is इतना। चिराग जी कैसे करेंगे? सर एक मिनट। तो अभी हमारे पास वर्क फंक्शन है जो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें ये भी मिला है जो फ्रीक्वेंसी दिया है उन्होंने। तो हमारे पास इस टाइम पे ये लैम्डा नॉट भी मिल सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करना है तो हमें जो 3.3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है उसको ये ये ईवी एच इंटू जो एच इंटू ये करना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻15। फिर हमें ये और फिर हाँ फिर माइनस करके वो आ जाएगा एनर्जी। सर समझ आया नहीं यार? तो समझ रहा हूँ। समझा। बाजी क्लियर? यस। मैं एच बाय लैम्डा क्यों कर रहा हूँ? तो एच भी कर सकता ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी दी है। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी। तो ये ना थोड़ा बार बार ध्यान रखिए क्योंकि काफी ना कन्वर्जन चलेगी। अगर आप उस कन्वर्जन पे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। यस। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम एंड सीजियम इज इतना। अब ये देखिए, ये आपके पास मेटल आपके पास है किसका? पोटेशियम। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बिल्कुल हलवा चैप्टर है, एक बार आपको फंडा समझ आ गया तो आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, बड़ी ऑब्वियस ही बात है। सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ा सा चाहिए। वन ऑफ द इजियर चैप्टर्स। तो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन हिलेगा इतने, और सीजियम का एक इलेक्ट्रॉन हिलेगा इतने से। सर नहीं समझ में आया? तो समझ समझा। रहा हूँ। ये शिवी को जगाते हैं इस शिवी, इसका सीजियम का वर्क फंक्शन कम क्यों है? सीजियम का कम है, पोटेशियम का कम है? सीजियम का कम होगा। क्यों? ये केमिस्ट्री का बादशाह है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सैवेज है। क्यों सीजियम का कम क्यों है? चिराग जी क्या लगता है? क्योंकि सीजियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है तो वो रेडियो एक्टिव होगा। उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ना। यस। अगर आपको ध्यान है वो
पोटेशियम ऊपर होता है, सीजियम नीचे होता है कहीं। यस सर। सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, आबादी ठीक है ना, मतलब क्या ठीक कह रहे हो सर। इसके इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर होंगे, उसको निकालना आसान होगा। शिवी समझ आ रहा है नहीं यार? जी विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस आल्सो। चिराजी समझ नहीं आया? सर समझ रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन ही देखिए तो थ्योरी समझ आ जाती है। विद इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 56 एंगस्ट्रॉम, अब इसकी एनर्जी देख लीजिए कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, और कंपेयर कर लीजिए इसको निकाल सकता है या इसको निकाल सकता है। उसी तरह फिर आपने वेवलेंथ इतनी ले आई, अब देख लीजिए इसको निकालेगा या इसको निकालेगा। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सर समझ रहा हूँ। समझा। चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं। ओके, मैं एक बार आपको इसका दिखा देता हूँ, पूरा सॉल्यूशन नहीं किया हुआ। तो मेरे पास ई एच सी बाय लैम्डा, ये आ गया मेरा वही ई एच सी बाय लैम्डा। और देखिए बार बार वही फैक्टर आएगा, तभी मैं कह रहा हूँ इसको ना बार बार कैलकुलेट मत करना, इसको एक बार कैलकुलेट करके आपको वैल्यू लिखी हुई है वही डाल देना। तो बाय लैम्डा नॉट कर लो, ये आपको आ जाएगी कितनी इंसिडेंट। बेसिकली आपने ये निकाला कि जो इंसिडेंट लाइट है उसका जो फोटोन है, वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। एक फोटोन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहा है। तो फिर आप देख लेना कि वो किसको निकालेगा, पोटेशियम को निकालेगा, सीजियम को निकालेगा, या किसी को नहीं निकालेगा। सब समझ नहीं आया मतलब? सर समझा। समझ रहा हूँ। हाँ, ये है वैल्यू यार, एच सी बाय 1.6 10⁻⁻19। ये देख लेना, ये कैलकुलेट करके दी हुई है आपको यहाँ पर। बार बार मत कैलकुलेट करना इसको, और सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर के साथ करना। सर यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। नो सर सॉरी। 2 मिनट यार। ओके, क्वेश्चन 4 देख लीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन is 4.5 electron volt. Calculate the speed of the fastest electron ridge ejected from tungsten surface when light whose photon energy is 5.8 electron volt shines on the surface. चिराग जी कैसे करेंगे? So 5.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शाबाश, तो और फिर वो इनटू डिवाइडेड बाय m शाबाश, इनटू 2 रेज़ टू सॉरी रूट। वेरी नाइस। यार देखो आपके पास इतनी एनर्जी है, अब ये जो एनर्जी है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप टंगस्टन के पास जाते हैं, टंगस्टन के एक इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं भैया निकलने का कितना लोगे। वही जो हम एग्जांपल बता रहे थे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में टैक्सी वाला एग्जांपल लिया था। टंगस्टन यार, उसको मिनिमम जो फोटोन की एनर्जी चाहिए वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो वो टैक्सी चालू करता है। अब बात ही समझ आ रहा? यस। अब आप जो लाइट शाइन कर रहे हो वो कर रहे हो 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो बोलता है ठीक है दादा, मैं तो 4.5 में भी निकलने को तैयार था, आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो ना मुझे, तो ये लो, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, हाफ एम वी स्क्वायर में। नहीं समझ में आया? तो समझा। समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ पर अब आपको यूनिट एनालिसिस समझना चाहिए। यूनिट एनालिसिस ये समझना चाहिए, नहीं समझ आता तो देख लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड मास को केजी में लेते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आनी चाहिए जूल में। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। यस। इसलिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। नहीं समझ में आया? तो समझ समझा। रहा हूँ। और उसके लिए आपके पास कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। समझा। तो बेसिकली 1.3 into 1.6 into 10⁻⁻19 जो है वो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से। और मास किसका लेंगे आप, चिराग जी? यार तो एक बार मास ऑफ चिराग जी इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड रुकना, शिवी से पूछते हैं किसका मास होगा। शिवी डिस्कनेक्टेड है वो तो। क्वेश्चन समझ आया नहीं यार? टंगस्टन का मास होगा। टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन का मास होगा। नहीं समझ में आया? जी
और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। और टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? सीधी सोडियम के इलेक्ट्रॉन और टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन के मास में कितना फर्क होता है? सोडियम कम वे करेगा, टंगस्टन इलेक्ट्रॉन ज्यादा का करेगा। नहीं, सोडियम के इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा या टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा? और इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होंगे ना, सबका मास सेम ही होगा, नहीं समझ में आया? जी, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? नेग्लिजिबल होता है। बट यहाँ पर हम बहुत मिनिस्कल काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन पे हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मिनिस्कल नहीं बोल सकते। तो वैल्यू क्या ली जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की? 9.1 into 10 raised to the power -31। चिराग जी समझ आ रहा है? यस सर। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेंगे, सबके जो मासेस हैं वो सेम ही होता है। यूजुअली हम उसको नेग्लिजिबल बोल देते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पर फोटोन पे आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप मास को इग्नोर नहीं कर सकते। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, तो समझ आया। इसलिए यहाँ पर आपने ये डाल दिया 9.1 into 10⁻⁻31। शुभी समझ आया नहीं आया? जी, तो ये भूत का आप वैल्यू निकालेंगे तो वी मैक्स आपका निकल जाएगा। चिराग जी को डाउट है? नो सर। तो मैं एक बार आपको सिर्फ दिखा देता हूँ फटाफट। ये है क्वेश्चन 4, ये हाफ वी मैक्स स्क्वायर, यही हमने किया। ये 1.3 है, ये 9.1 into 31। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर हर क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए हैं, आप मैच भी कर सकते हैं। अब बाजी समझ आ रहा है? यस सर। ओके, ये नीचे आए, ये आप निकालते रहना यार, आप मैंने उसमें टाइम में लगाया। ये आपका लास्ट एडिशन था। लास्ट एडिशन में बहुत क्वेश्चंस थे, ये 7-8 तो अनसॉल्व्ड हैं और 7-8 आई थिंक सॉल्व्ड भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप तसल्ली से कर लीजिए, इस पूरे चैप्टर में आपके पूरे नंबर पक्के हैं, क्योंकि इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। If the work function of a certain metal is 1.8 electron volt, what is the stopping potential for electrons ejected from metal when light of 4000 angstrom shines on the metal? चिराग जी क्या मतलब है? सर मतलब जो ये फाई नॉट है, इट विल बी इक्वल टू एच एच फ्रीक्वेंसी नॉट। शाबाश शाबाश शाबाश। तो फिर हाँ तो बोलिए जो बोलिए। ये फाई नॉट हम लेंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एच है वो कांस्टेंट है, और हमें शाबाश ये वी नॉट मिल जाएगा इस इक्वेशन में से। शाबाश। तो एक बार हमें ये जो लैम्डा नॉट मिल जाएगा, बोलिए बोलिए। तो इसके बाद नहीं समझ आया। फिर से देख लीजिए यार, ये वर्क फंक्शन है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरा जो फाई नॉट है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए किसका? फॉर इलेक्ट्रॉन्स ejected from metal when light of 4000 angstrom shines on the metal। तो ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम का जो आपका फोटोन रहेगा, वो फोटोन कुछ एनर्जी लेके आएगा। वो जो एनर्जी लेके आएगा, ये फोटोन है ना, ये कुछ एनर्जी लेके आएगा। जो ये एनर्जी लेके आएगा वो इस एनर्जी से ज्यादा ही होगा, नहीं समझ में आया? तो समझ समझा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है। अब वो जो एनर्जी है जो जिससे वो निकल रहा है, उस एनर्जी को आप बेसिकली वोल्टेज से रोकना चाहते हैं, नहीं समझ में आया? तो समझा। समझ आया।
जो हम लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे। आप ये चाहते हैं कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, K max इज इक्वल टू H नॉट माइनस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू दी हुई है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन से बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, आपको दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और इस लैम्डा को बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फ्रीक्वेंसी में। नहीं समझ में आ रहा? समझ आ। अब फिर से देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को जो लाइट है वो 1.8 से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन उस पे चमक रहा है। फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है? ये 3.1075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी थ्रेशोल्ड कितनी है? 1.8। तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी मिल रही है? 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ आ। अब आप जो आपने सर्किट बनाया है उस सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से भागा, कितने एनर्जी लेके भागा? 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी लेके भागा। अब आपने क्या किया? इसके सामने पोटेंशियल लगा दिया, कितना? 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रुक जाएगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ आ। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए, if the work function of a certain metal is 1.8 electron volt, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने को तैयार है। आपने लाइट शाइन कर दी 4000 एंगस्ट्रॉम की, जो कि इससे ज्यादा ही होगी। तो इसका यहां पर आ जाएगा डिफरेंस। ये डिफरेंस का अगर आप अपोजिंग वोल्टेज लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ आ। एक क्वेश्चन और इसमें किया हुआ है, क्वेश्चन 6 देख लीजिए। और फिर ये दो क्वेश्चन आपने खुद करने की ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना यार। ओके सर, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन 6 देख लीजिए, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इतना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैसे तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, पीरियोडिक टेबल वगैरह देखते रहते हैं, तो एक चीज और भी पैरेलली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए टंगस्टन का जो है वर्क फंक्शन कितना है और सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है। मिस्टर शिवांग देख रहे हैं आप? जी। आप कंपेयर भी कर सकते हैं थोड़ा, मतलब फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं। तो यही सब जो है, जो हम बात कर रहे थे क्वांटम फिजिक्स की या मॉडर्न फिजिक्स की, वो मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स की ये शुरुआत है। और अगर आप ये साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, मिस्टर फैनमैन, उन्होंने फिर इसी इसी सब्जेक्ट को आगे लेके गए थे। क्योंकि जब बात शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और फोटॉन्स की, ऐसे मतलब सब पार्टिकल लेवल पे जब बात शुरू हो जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और इसी में एक और बहुत बड़ा, मतलब जो आज जिस पे काफी काम चल रहा है, वो चल रहा है आपका इस पे, पार्टिकल फिजिक्स पे। वो आप जो
LHC और ये सब करते हो वो पार्टिकल फिजिक्स का ही है, और यहीं से एक रास्ता आपका निकल जाता है सेमीकंडक्टर्स की तरफ। तो वो बेसिकली आप जब न्यूटन की दुनिया में घूमते हो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करते हो। बड़े पार्टिकल्स मतलब आप टेबल चेयर की बात करते हो, बिल्डिंग्स की बात करते हो, बॉडीज की बात करते हो, जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो आप बिल्कुल फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, फोटोन और ये सब की बात करनी शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। अब बात ही समझ आए? यस तो न्यूटन की जब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक बॉल ली और उस बॉल को हमने वेलोसिटी दे दी और वो बॉल जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं एकदम इलेक्ट्रॉन और फोटोन लेवल पे बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स है। तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज इतना, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। चिराजी कैसे निकालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हमें जो ये एच का वैल्यू पता है और ये जो वर्क फंक्शन है वो फाई नॉट पता है, तो फिर ये वी नॉट निकल जाएगा, सॉरी म्यू नॉट। अब सिर्फ ये देखिए, बार बार वही देखिए, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो फाई नॉट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच की वैल्यू जो हमने की थी वो की थी जूल सेकंड में। नहीं समझ में? तो समझ गया। इसलिए आपको इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब बात ही समझ आ रहा है नहीं यार? यस सर The wavelength of the incident light if the photo current is brought to zero by stopping potential of 0.6 volt। जो हमने अभी ये वाला जो क्वेश्चन किया है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो दे आर अपोजिट टू ईच अदर, अगर आप मेरी बात समझ आ रहा है। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ ये मिल जाएगा क्वेश्चन 6। इसका भी ए और बी पार्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 7th 8th आपने खुद से करना है। नहीं समझ में आया सर? तो समझ गया। ओके। उसके बाद सर थोड़ा सा और गिफ्ट आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सॉल्व एग्जांपल है आपके पुराने एडिशन के। आपको दिख रहा है एग्जांपल 1, यस सर यस सर। एग्जांपल 2, आई थिंक 3 नहीं है, एग्जांपल 4, ये शायद मिस हो गया। बीच में जो मिस है उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं आपको दोबारा से स्कैन करके फाइल बना देता हूँ। तो ये सारे सॉल्व एग्जांपल है यार। अगर आपको इनके सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है, अगर आपको वो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर ये मैंने भी सॉल्व किया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे। एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 है। तो अगर आपको बुक के सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो बुक के सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं आप मेरे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, 8 क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व है, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। 14 क्वेश्चन आपने कर लिए। 2-3 क्वेश्चन अगर आप अपने जो करंट टेक्स्ट बुक है उसके भी कर लेते हैं तो 20 एक क्वेश्चन, 20 एक न्यूमेरिकल करके पूरा चैप्टर आप एकदम बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा। चिराग जी बात समझ आ रही है? यस सर समझ गया। अब बात ही समझ आ रही है? यस सर 2 दिन आपके पास हैं, ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी। मंडे को कोई और तकलीफ होगी तो मुझे बताइए। ओके चिराग जी को तकलीफ? नो सर।